वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीबीडी राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के एक सब्जेक्ट संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय खेल सिद्धांत के अंतर्गत मिश्रित व्यूह रचना वाले समस्याओं में या उन समस्याओं को हल करने के प्रभाविता सिद्धांत डोमिनेंस प्रिंसिपल पर चर्चा करूंगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग अभी तक अध्ययन कर चुके हैं कि 2x2 वाली खेल समस्याओं का हल सरलता से ज्ञात किया जा सकता है और सामान्यतः ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए हम ऑडोमेंट विधि, जिसकी चर्चा पिछले व्याख्यान के अंतर्गत की थी, उसकी सहायता से हल करते हैं। परंतु कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनकी मैट्रिक्स 2x2 के रूप में नहीं होती। तब ऐसी खेल समस्याओं में या ऐसी खेल समस्याओं को हम प्रभाविता सिद्धांत के आधार पर, प्रभाविता सिद्धांत का उपयोग करके प्राप्ति तालिका के कुछ स्तंभ व पंक्तियों को निरस्त कर हम ऐसी खेल समस्याओं को जो 2x2 की मैट्रिक्स में नहीं है, उनको 2x2 के खेलों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो प्रश्न आता है कि यह प्रभाविता सिद्धांत क्या है, इसके अंतर्गत कैसे स्तंभ और पंक्तियों को निरस्त किया जाता है। प्रभाविता सिद्धांत के अंतर्गत पंक्ति एवं स्तंभों को निरस्त करने के दो नियम हैं। केवल इन दो नियमों को आप ध्यान रखेंगे, उसकी सहायता से हम उनको निरस्त कर सकते हैं और क्वेश्चन को 2x2 की मैट्रिक्स में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहला नियम तो यह है कि यदि किसी स्तंभ की सभी प्रविष्टियां किसी अन्य स्तंभ की सभी प्रविष्टियों के बराबर हों या बड़ी हों, या किन्हीं दो स्तंभों की संबंधित प्रविष्टियों की औसत के बराबर या बड़ी हों, तो ऐसा स्तंभ जिसकी सभी प्रविष्टियां बराबर या बड़ी हैं, उस स्तंभ को निरस्त कर दिया जाता है। तो अगले चरण में हम उसी मैट्रिक्स को वापस जब लिखते हैं तो उस निरस्त स्तंभ को हटाकर शेष जो भी हमारे विकल्प हैं, जो भी प्राप्ति तालिका की शेष जो मद हैं, उनको ही हम अगली टेबल में, अगले चरण में लिखते हैं। दूसरा नियम जो प्रभाविता सिद्धांत का है वह यह है कि यदि किसी पंक्ति की सभी प्रविष्टियां किसी अन्य पंक्ति की सभी प्रविष्टियों के, संबंधित प्रविष्टियों के से छोटी हों या बराबर हों, या किन्हीं दो अन्य पंक्तियों की संबंधित प्रविष्टियों के औसत से छोटी या बराबर हों, तो ऐसी पंक्ति जिसकी प्रविष्टियां किसी अन्य पंक्ति से या दो पंक्तियों के औसत से छोटी हैं या बराबर हैं, तो ऐसी जिसकी मूल्य छोटे हैं, उस पंक्ति को हम निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो यह प्रभाविता सिद्धांत को लागू करने के नियम है। आगे इसी व्याख्यान में अब हम एक न्यूमेरिकल समस्या के माध्यम से, एक न्यूमेरिकल समस्या लेकर के प्रभाविता सिद्धांत के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखें, आइए, आपके स्क्रीन पर यह एक क्वेश्चन आ रहा है। इसमें पंक्ति खिलाड़ी के पास 3 विकल्प उपलब्ध हैं और स्तंभ खिलाड़ी के पास 5 विकल्प उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम हम प्रारंभिक विधि, सैडल पॉइंट विधि के माध्यम से इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप पाएंगे कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत रो मिनिमा का मैक्सिमम और कॉलम मैक्सिमा का मिनिमम कोई एक मूल्य नहीं है। अर्थात एक ही मूल्य ऐसा नहीं है कोई भी जो रो मिनिमा का मैक्सिमम हो और कॉलम मैक्सिमा का मिनिमम हो। अर्थात दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि इस खेल समस्या में कोई भी सैडल पॉइंट साम्य बिंदु नहीं है। अतः यह प्रश्न इस विधि से हल नहीं किया जा सकता है।
अब हम बात करते हैं आज की विधि की, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, प्रभाविता सिद्धांत। इस प्रभाविता सिद्धांत को के आधार पर अब हम इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्रभाविता सिद्धांत के आधार पर इसका उपयोग करने के लिए आप देखें, सर्वप्रथम C1 मूल्य, C1 जो कॉलम है उसकी तुलना C2 कॉलम से आप करेंगे। तो C1 की पहली प्रविष्टि 2, C2 की 2, 2 और 2 बराबर है, फिर 4 और 3, तो C1 का 4 जो है वो C2 के 3 से बड़ा है, C1 का 5 और C2 का 1, संबंधित प्रविष्टि 1, तो C1 की यह 5 मूल्य बड़ा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि C1 की सारी प्रविष्टियां C2 की सारी प्रविष्टियों से बड़ी या बराबर हैं, लिहाजा C1 यहाँ प्रभावी है। इसको हम कॉलम C1 को हटा देंगे, और C1 को जब आप हटा देंगे तो तत्पश्चात यह क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा। तो ये आपका C2, C3, C4, C5 कॉलम लिखेंगे, 2 3 1, 1 4 2, -2 -2 5 और -3 0 और 6। तत्पश्चात हम इस जो ऊपर अब इस समय आपके स्क्रीन पर आ रहा है R1, R2, R3, और कॉलमों का नाम नहीं है बल्कि C2, C3, C4, C5, तो यहाँ हम R1 रो की तुलना R2 से करें तो 2 3 से छोटी है, 1 4 से छोटा है, -2 के बराबर है, और -3 0 से छोटा है। तो इस प्रकार R1 रो की सभी प्रविष्टियों की तुलना R2 रो से करने पर हम यह पाते हैं कि भाई R1 जो है उसकी सारी प्रविष्टियां R2 से छोटी या बराबर हैं, लिहाजा R2 प्रभावी है, R1 जो है वह प्रभावी है, जिसकी मूल्य छोटे या बराबर हैं, लिहाजा हम अगले चरण में R1 को हटा करके शेष 2 विकल्प R2 और R3 और बाकी के 4 कॉलम C2, C3, C4, C5 लिखेंगे। तो देखें आपकी स्क्रीन पर ये आ रखा है। अब इसके बाद हम पुनः C3 की तुलना C2 से करें तो C3 का मूल्य 4, संबंधित मूल्य C2 का मूल्य 3 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, और इसी प्रकार हम C5 की तुलना C4 से करें तो हम पाते हैं कि 0 -2 से बड़ी है और 6 5 से बड़ा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं C3 की सभी प्रविष्टियों के मूल्य इस समय C2 से बड़े हैं और C5 के मूल्य C4 से बड़े हैं, लिहाजा हम इन दोनों C3 और C5 ये दोनों कॉलम प्रभावी हैं, लिहाजा इनको हम एलिमिनेट कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और अब विकल्प बच गए कॉलम वाले के पास 2 C2 और C4, और पंक्ति वाले के पास 2 पंक्ति बच गई R2 और R3। इसको हम लिखेंगे तो यह अब आपके स्क्रीन पर आ गया, नीचे C2, C4, R2, R3, 3 1 -2 और 5। इस प्रकार हम ये देख चुके अब तक कि भाई प्रभाविता सिद्धांत के आधार पर हम ऐसे क्वेश्चन जिनमें दोनों खिलाड़ियों के पास कई विकल्प हैं उनको हम प्रभाविता सिद्धांत का उपयोग करके 2x2 की खेल समस्याओं में परिवर्तित कर सकते हैं। और अब ये 2x2 में परिवर्तित हो गया तो फिर प्रश्न आता है कि अब इसको आगे कैसे हल करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जिनको प्रभाविता सिद्धांत के आधार पर चेंज करके आपने 2x2 की खेल समस्याओं में परिवर्तित कर दिया है, उनको हम ऑडोमेंट विधि से हल करेंगे। तो ऑडोमेंट विधि में पूर्व व्याख्यान में पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि भाई पहली जो रो के जो 2 मूल्य उनको हम a1 स्मॉल a2 का सिंबल दे देते हैं, दूसरी रो जो है उसके मूल्यों को हम v1 स्मॉल b2 का। तो इस प्रकार हम सर्वप्रथम इन मूल्यों के ऑडोमेंट्स लिखेंगे। तो पहली रो के 2 मूल्य 3 और -2 का धनात्मक अंतर हुआ, मॉड्यूलस साइन लगा करके निकालेंगे तो 5, उसको दूसरी पंक्ति के आगे लिख देंगे 5, और दूसरी पंक्ति के धनात्मक मूल्य 2 1 और 5 का धनात्मक अंतर हुआ 4, इसको हम पहली पंक्ति के आगे लिख देंगे। इसी तरीके से पहला कॉलम उसके मूल्य हैं 3 और 1, इनका अंतर हुआ 2, 2 को दूसरे कॉलम के नीचे लिख देंगे, और दूसरे कॉलम C4 जो है उसके 2 मूल्य 5 और -2 का धनात्मक अंतर हुआ 7, उसको हम C2 कॉलम के नीचे लिख देंगे। तो कहने का मतलब ये कल भी
पहले भी बताया था और आज पुनः मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो ऑडोमेंट हैं ये उस अनुपात को व्यक्त करते हैं जिस अनुपात में संबंधित खिलाड़ी अपने विकल्पों का चयन करेगा। तो यहाँ आर खिलाड़ी जो है वह R2 और R3 विकल्पों का चयन अपने ऑडोमेंट्स अर्थात 4:5 में करेगा। इसी प्रकार कॉलम खिलाड़ी जो है वह अपने विकल्पों का उपयोग C2 का और C4 का उपयोग 7:2 में करेगा। इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ गेम खेल का मान हल जो है मान इस प्रकार निकाला जाएगा। कल सूत्र बताया था A1 इंटू मॉड्यूलस B1 माइनस B2 प्लस B1 इंटू A1 माइनस A2। तो तदनुसार हम देखें तो चूंकि पहला मूल्य 3 गुणा B1 माइनस B2 का मान 4 उसके तो 3 गुणा 4 प्लस B1 का मूल्य है 1 गुणा A1 माइनस A2 तो इसका है ऑडोमेंट 5। तो 3 गुणा 4 12, 5 एकम 5, 12 और 5 17 बटे और ऑडोमेंट्स का योग 5 और 4 9 कर लें चाहे 7 और 2 कर लें तो बटे 9। तो यह आपके वैल्यू ऑफ गेम आ गए। इस प्रकार आपने देखा कि R ने R1 विकल्प का कोई उपयोग नहीं किया इसलिए उसकी जगह पर 0, R2 विकल्प और R3 को 4:5 अतः 4/9 और 5/9। चूंकि पंक्ति खिलाड़ी जो है वह ऊपर से नीचे पहली पंक्ति उसके नीचे दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, तो यहाँ पर समझ लीजिए इस बड़े कोष्टक के जो पहला विकल्प है उसने उसका उपयोग नहीं किया इसलिए उसकी जगह पे 0 और दूसरे और तीसरे विकल्प को क्रम से 4/9 और 5/9 के अनुपात में प्रयोग किया है। इसी तरीके से आप देखें कॉलम खिलाड़ी कुल विकल्प उसके पास 5 थे लेकिन उसके द्वारा दूसरे और चौथे विकल्प का 7:2 के अनुपात में 7 और 2 के अनुपात में उपयोग किया गया। अतः जब उसका विकल्प चयन हम लिखेंगे तो पहला विकल्प C1 0 था इसलिए 0, दूसरे विकल्प को 7/9, तीसरे का उपयोग नहीं किया इसलिए 0 और चौथे का उपयोग 2/9, पांचवें का उपयोग नहीं किया इसलिए 0। तो इस तरीके से चूंकि कॉलम खिलाड़ी के विकल्प लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाईं ओर जाते हैं, इस प्रकार हमने इसको लिखेंगे। और वैल्यू ऑफ गेम की गणना हमने वहां की थी तो उसलिए वैल्यू ऑफ गेम वही आपका 17/9 होगा और इस तरीके से आप अपने अंतिम उत्तर में इसको लिखेंगे। तो मैं समझता हूँ ये प्रभाविता सिद्धांत जो है वो आपकी समझ में आया होगा। आप लोगों के होमवर्क के रूप में अभ्यास के लिए आपके स्क्रीन पर एक नीचे प्रश्न आ रखा है, इसको आप देखें। यह है आपका प्रभाविता की अवधारणा के प्रयोग द्वारा निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित खेल समस्या का हल ज्ञात कीजिए। दोनों ही खिलाड़ी, पंक्ति खिलाड़ी ए के पास भी 4 विकल्प हैं, स्तंभ खिलाड़ी बी के पास भी जो है 4 विकल्प हैं और इस क्वेश्चन को आपको प्रभाविता सिद्धांत की सहायता से हल करना है और पहले 2x2 की मैट्रिक्स में बदल करके और इसका मान वैल्यू ऑफ गेम निकालना है। प्रत्येक खिलाड़ी किस किस विकल्प को किस अनुपात में प्रयोग करेगा यह आपको बताना है। तो मैं समझता हूँ प्रभाविता सिद्धांत आप लोगों की समझ में आया होगा। धन्यवाद।